नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 2021 में जो भी आपके विभिन्न एग्जाम हुए हैं, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या फिर आपके राज्यों के विभिन्न एग्जाम रहे हैं, उनके आधार पर एक सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि आज़ादी के पहले हमारे देश में कांग्रेस के जो भी अधिवेशन हुए थे, उन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, वह अधिवेशन कहां पर हुआ था, और सबसे महत्वपूर्ण कि उन अधिवेशन के दौरान कौन कौन सी घोषणाएं की गई थीं जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले इंपॉर्टेंट वार के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले आप सभी के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। इस बार 20 फरवरी के दिन अनअकैडमी एक बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आप लोग लैपटॉप, सैमसंग का मोबाइल, JBL का स्पीकर, अमेजन के ढेर सारे वाउचर और अनअकैडमी के कोर्स को भी यहां पर जीत सकते हैं। बिल्कुल फ्री टेस्ट है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगी, लिंक मिलेगी जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप अनअकैडमी का ऐप अगर इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपसे एक कोड पूछा जाएगा, कोड होगा KV10। तो इस कोड को यूज़ करके आप इस पार्टिकुलर टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। टेस्ट की खास बात यह है कि ये आपके अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग होगा, यानी कि अगर आप बैंक एग्ज़ाम के हैं तो आप 10 बजे शामिल हो सकते हैं, SSC के हैं तो आप 2 बजे शामिल हो सकते हैं, रेलवे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें 5 बजे शामिल हो सकते हैं, और अगर आपका मन करे ज़्यादा पुरस्कार जीतने का तो आप इन तीनों टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री टेस्ट है, और ये सारे प्राइज अगर आप लोग जीतना चाहते हैं तो बस KV10 कोड यूज करिए, खुद इनरोल करिए और अपने दोस्तों को भी इस टेस्ट के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कोड आप लोग यूज करेंगे KV10। फरवरी महीने में अनअकैडमी के ऊपर बहुत ही शानदार ऑफर भी चल रहे हैं। तो अगर आपको अनअकैडमी का कोई कोर्स इस समय लेना है तो आप लोग उसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अनअकैडमी के जितने भी सब्सक्रिप्शन हैं उनके ऊपर आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी फ्री क्लास भी होती है, तो अगर आप लोग मेरी फ्री क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो करिए और आ जाइए मेरी लाइव क्लासेज में। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय जिस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी जी हैं उसी पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि ये वही पार्टी है जो इस समय है। और ये पार्टी 28 दिसंबर 1885 को हमारे देश में स्थापित की गई थी। अच्छा, कांग्रेस नाम आप लोग सुनते होंगे तो आपको ध्यान आना चाहिए कि अमेरिका की जो संसद है उसका नाम भी कांग्रेस है, यानी कि जब हम लोग अमेरिका की बात करेंगे तो उसके परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस का मतलब वहाँ की संसद होगी, और अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि हमारे यहाँ की एक पार्टी है। तो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। इन्हीं के द्वारा कुछ अन्य भारतीयों के सहयोग से एक पार्टी की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को। तो डेट आप लोग याद रखिएगा, ये NTPC में कई बार पूछा गया था। कहाँ पर अच्छा इसकी स्थापना हुई थी, तो बॉम्बे यानी कि वर्तमान का जो मुंबई है वहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय था जिसका नाम है गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विश्वविद्यालय। तो यहीं पर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की जाती है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। परीक्षाओं में कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वायसराय थे। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए, पार्टी बन गई है तो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी पार्टी बनती है तो उसके हर साल मीटिंग होते हैं। तो वही जो कांग्रेस के हर साल मीटिंग होते थे उन्हीं को हम लोग कांग्रेस अधिवेशन के नाम से जानते हैं। अब जाहिर सी बात है, मीटिंग होगी तो वो किसी एक पार्टिकुलर स्थान पर होगी, कोई एक पार्टिकुलर पर्सन होगा जो उसकी अध्यक्षता करेगा, और कुछ पार्टिकुलर फैसले उस मीटिंग के दौरान लिए जाएंगे। तो बस यहीं से आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। वैसे लगभग 50 से ज़्यादा अधिवेशन आपके हुए थे आज़ादी के पहले, लेकिन हम लोग लगभग 25 से 26 अधिवेशन को डिस्कस करेंगे जिनसे बार बार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आता है।
तो अब यहाँ से थोड़ा ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखिएगा। बात करेंगे पहले अधिवेशन की, तो ध्यान रखिएगा जो पहला अधिवेशन है ये आपका मुंबई में ही होता है जब इस पार्टी की स्थापना होती है, और ये होता है 1885 में। अध्यक्ष कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा बोमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी या इन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है, इनके द्वारा उस पार्टिकुलर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने लोग गए थे, तो भैया नई नई पार्टी थी, आपको पता होगा। आज का समय तो है नहीं कि फेसबुक पे जाकर के पोस्ट कर दिया कि आइए सब लोग, नई नई पार्टी थी तो केवल 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। पहला जो इसका अधिवेशन है ये मुंबई में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधि इसमें टोटल शामिल हुए थे। अब बात करते हैं दूसरे कांग्रेस अधिवेशन की। तो जैसे अगर आप लोग भारत का नक्शा देखेंगे तो पहला तो हो गया था मुंबई में। अगर हम लोग दूसरे की बात करते हैं तो ये सीधे यहाँ से जाता है मुंबई से कोलकाता, यानी कि हमको ये भी दिखाना था कि कांग्रेस कहीं एक स्थान की पार्टी नहीं है, ये पूरे भारत की पार्टी है और सभी लोगों का ये प्रतिनिधि करती है, और उसी के आधार पर कांग्रेस के शुरुआती 4 अधिवेशन हुए थे। तो पहला मुंबई में हुआ, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरा 1886 में होता है कोलकाता में, और इसके अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिएगा पहले गैर हिंदू व्यक्ति थे और ये आपके पारसी कम्युनिटी से आते थे, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में 1886 में हुआ था, और इसके पहले जो पारसी अध्यक्ष थे उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। अच्छा, दादा भाई नौरोजी से यह भी पूछा जाता है कि किसे ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है। और ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले ये पहले भारतीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो चलिए नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ब्रिटेन की जो संसद है उसमें ये कब निर्वाचित हुए थे। फिर बात करते हैं तीसरे कांग्रेस अधिवेशन की। तो पहला होता है आपके कोलकाता मुंबई में, दूसरा गया कोलकाता में, तीसरा जो अधिवेशन है वो होता है मद्रास में होता है 1887 में, और इसकी जो अध्यक्षता है वो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, और ये मुस्लिम समुदाय से पहले अध्यक्ष इसके बने थे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में। यहाँ से बस यही पूछा जाता है कि 1887 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो मद्रास में हुआ था, और मुस्लिम कम्युनिटी से इसके पहले अध्यक्ष बने थे जिनका नाम है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं चौथे कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि हुआ था इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में 1888 में चौथा कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो अब यहाँ पर जैसे आपने देखा हिंदू एक हो गए, एक पारसी हो गए, एक हमारे मुस्लिम समुदाय से भी हो गए। अब अंग्रेज बेचारे बैठे थे तो कहा गया कि भैया एक आ जाओ आप भी, मतलब आपकी कम्युनिटी से भी कोई आ जाए, नहीं बाद में आप ये ना कह सके कि हमारी तरफ से कोई नहीं बुलाए थे आप लोग। तो इसीलिए यहाँ पर बुलाया जाता है जॉर्ज यूले को। ठीक है, ये जॉर्ज यूले हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। ये चौथे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो बस आपको सिंपली याद रखना है, जैसे ये हमारा प्यारा भारत हो गया ऐसे कुछ टाइप का। तो पहला कोलकाता में हो गया, पहला मुंबई में हुआ, दूसरा फिर हमारा हो गया कोलकाता में, तीसरे के लिए हम मद्रास में आ गए, और चौथे के लिए चले गए थे इलाहाबाद, यानी कि वर्तमान का जो प्रयागराज है। तो ये हमारे शुरुआत के 4 कांग्रेस अधिवेशन हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न आते हैं, तो कृपया करके इन्हें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं 12वें कांग्रेस अधिवेशन पर। कब हुआ था ये? तो 1896 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी। क्या नाम है? इनका नाम है रहीमतुल्लाह सयानी, और ये हमारे 12वें कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अच्छा, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं 1896 वाले अधिवेशन को? क्योंकि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी। क्या थी वो घटना? तो इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा पहली बार वंदे मातरम, जो कि हमारे यहाँ का राष्ट्रीय गीत है, उसको गाया गया था। तो देख सकते हैं आप लोग, एक मुस्लिम व्यक्ति हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उसमें आपका जो वंदे मातरम हमारे यहाँ का राष्ट्रीय गीत है उसको गाया गया था। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही शानदार बात रही थी उस समय की। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1896 में, और बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा जो वंदे मातरम रचा गया है उसको यहाँ पर पहली बार गाया गया था। तो ये पूछा जाता है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अब फिर सीधे चलते हैं 21वें कांग्रेस अधिवेशन पर, जो कि हुआ था 1905 में। और कहाँ पर हुआ था?
तो ये हुआ था बनारस में। खास बात इसकी क्या थी? इसकी खास बात ये थी कि हमारे जो गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे वो इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब इस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आप सभी को पता होगा कि हमारे महात्मा गांधी जी के ये राजनीतिक गुरु भी थे। ये अधिवेशन क्यों खास है, यानी कि क्यों इसके बारे में आपको जानना है, तो आपको पता होगा कि जो लॉर्ड कर्जन था उसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। बोला कि हिंदू वाले बंगाल में इधर रहेंगे और मुस्लिम वाले चले जाएंगे उधर। तो इसीलिए बंगाल के विभाजन का पहली बार यहाँ पर विरोध हुआ, क्योंकि 1905 में ये विभाजन हुआ था। और दूसरी खास बात ये थी कि स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत यहीं से होती है। तो कई बार पूछा भी जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1905 का ये जो अधिवेशन था यहीं से हमारे स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है। फिर बात करते हैं 22वें कांग्रेस अधिवेशन की। 22वां कांग्रेस अधिवेशन भी बहुत ज़्यादा खास है। ये 1906 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। खास बात इसकी क्या थी? तो दादा भाई नौरोजी एक बार फिर से हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और यहाँ पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया जाता है। स्वराज का मतलब क्या है कि हमारे देश में हम ही लोगों का राज होना चाहिए, अंग्रेजों को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो बाहर से आकर के हमारे ऊपर शासन चलाएं। तो ध्यान रखेंगे 1906 में 22वां कांग्रेस अधिवेशन जो है ये कलकत्ता में होता है और हमारे जो दादा भाई नौरोजी हैं वो एक बार फिर से इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। फिर चलते हैं 23वें कांग्रेस अधिवेशन पर। तो ये कब हुआ था? ये होता है 1907 में। कहाँ पर? सूरत में भैया, यानी कि पहुंच गए थे ये लोग अब गुजरात। अध्यक्षता इसकी किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। किसने की थी? तो रास बिहारी घोष के द्वारा 23वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है, जो कि होता है सूरत में। अब यहाँ पर ऐसा क्या मामला हो गया था जिसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं? तो आपको पता होगा कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें आपके कुछ ऐसे लीडर थे जो कि मतलब गर्म टाइप के थे, यानी कि बात बात पे मतलब एक्सट्रीमिस्ट टाइप के थे, और कुछ हमारे उदारवादी टाइप के नेता थे। तो होता क्या है कि ये उदारवादी और जो हमारे गर्म दल के नेता होते हैं इनके बीच में आपस में बनती नहीं है। तो इसीलिए गर्म दल वाले कहते हैं कि हम लोग अलग रहेंगे, और इसी के लिए कांग्रेस का यहाँ पर विभाजन हो जाता है नरम दल और गर्म दल में। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो विभाजन होता है वो किस कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान होता है। तो ध्यान रखिएगा जो सूरत का अधिवेशन हुआ था गुजरात में, वहाँ पर कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो जाती है। आप देख सकते हैं कि नरम दल में मोतीलाल नेहरू, हमारे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता शामिल होते हैं। बाकी गर्म दल में तो हमारे लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और तिलक जी होते हैं इसमें शामिल। तो जरूर ध्यान रखिएगा 1907 का अधिवेशन जो कि हुआ था सूरत में। फिर चलते हैं 25वें कांग्रेस अधिवेशन पर। तो ये जो कांग्रेस अधिवेशन है ये आपका हुआ था 1909 में। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में। हाँ, ये वही लाहौर है जो कि इस समय पाकिस्तान में आता है। इस अधिवेशन की खास बात क्या थी? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित महामना मदन मोहन मालवीय। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब यहाँ पर क्या खास हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि 1909 में अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया गया था। क्या नाम था इस एक्ट का? तो इसका नाम था भारत परिषद एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसमें क्या किया गया कि अंग्रेजों ने एक बहुत ही मतलब अपनी तरफ से शानदार इसमें आइडिया प्रपोज कर दिया कि धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन व्यवस्था होगी। सिंपल सा इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे एरिया होंगे जहां पर मुस्लिम होंगे और वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार होंगे और उनकी वोटिंग भी मुस्लिमों के द्वारा की जाएगी। यानी कि ध्रुवीकरण की कोशिश वहां पर अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। और 1909 का जो ये अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर अंग्रेजों की जो व्यवस्था है इसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया जाता है। तो इसीलिए खास है लाहौर का ये अधिवेशन जो कि 1909 में हुआ था और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। फिर चलते हैं 27वें कांग्रेस अधिवेशन पर जो कि हुआ था 1911 में। और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता में। ध्यान रखिएगा बिशन नारायण धर, क्या नाम है? बिशन नारायण धर के द्वारा इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। यहाँ पर क्या खास हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि 1911 में दिल्ली दरबार सजा था, जॉर्ज पंचम और उनकी रानी आई थी और उसी के लिए यहाँ पर राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो परीक्षा में यही पूछा जाता है कि जो हमारे
यहाँ का राष्ट्रगान है वर्तमान में, उसको कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो 1896 में राष्ट्रीय गीत गाया गया था वंदे मातरम, और 1911 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था इसमें राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है 1911 के इस कलकत्ता वाले अधिवेशन से। अब चलते हैं 32वें कांग्रेस अधिवेशन पर। क्या खास बात रही थी इसकी? तो ये जो अधिवेशन है हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजधानी लखनऊ में हुआ था 1916 में। कौन था इसका अध्यक्ष? तो अंबिका चरण मजूमदार। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, ध्यान रखिएगा। अंबिका चरण मजूमदार साहब 32वें कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। यहाँ पर क्या हुआ था तो ध्यान रखेंगे पहले आप लोग ये कि ये जो कांग्रेस के गरम और नरम दल बने थे 1907 में सूरत में, ये फिर आपस में मिल जाते हैं, यानी कि इनके बीच में समझौता हो जाता है और एक पार्टी बन गई थी मुस्लिम लीग। कब बनी थी ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। तो मुस्लिम लीग भी कुछ हद तक कांग्रेस से इनका मतभेद था और इनके बीच में भी एक समझौता होता है 1916 के इस लखनऊ अधिवेशन में, और यहीं पर लखनऊ पैक्ट के ऊपर साइन किया जाता है। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि 32वां कांग्रेस अधिवेशन 1916 में होता है लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस के जो गरम और नरम दल थे इनके बीच समझौता होता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता होता है। इसी दौरान जो हमारे तिलक साहब हैं उन्हीं के द्वारा एक नारा दिया जाता है जिसका नाम है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। 32वां अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। अब चलते हैं 33वें अधिवेशन पर। ये आपका क्यों खास है? क्योंकि 33वां अधिवेशन तो हुआ था 1917 में कोलकाता में ही। इसकी खास बात यह थी कि इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष है उनका नाम एनी बेसेंट है। 1917 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट जी के द्वारा की गई थी। फिर बात करते हैं 34वें कांग्रेस अधिवेशन की। तो ये जो 34वां कांग्रेस अधिवेशन है ये हुआ था 1918 में। कहाँ पर? तो ये हुआ था दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? 1918 में 34वां अधिवेशन होता है दिल्ली में। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा एक बार फिर से इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है, और यहाँ पर जो हमारे कुछ नरमपंथी लोग थे जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब हो गए, इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, पिछले साल इससे प्रश्न आया था एनटीपीसी में, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। तो ध्यान रखिएगा मदन मोहन मालवीय जी इसकी अध्यक्षता किए थे। 1918 में दिल्ली में इस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। फिर बात करते हैं 36वें कांग्रेस अधिवेशन की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझना है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं 36वें कांग्रेस अधिवेशन की तो इसमें आपके 2 सत्र हुए थे। एक तो था कलकत्ता में जो कि विशेष अधिवेशन है, और एक हुआ था नागपुर में, यानी कि जो मेन वाला अधिवेशन है ये नागपुर में हुआ था। लेकिन एक कांग्रेस का विशेष सत्र बुलाया गया था जो कि कोलकाता में बुलाया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो कलकत्ता में विशेष सत्र हुआ था इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की थी, और जो नागपुर में मतलब ट्रेडिशनली होता आया था उसकी अध्यक्षता की थी बी राघवाचार्य ने। तो दोनों के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। और आपको पता ही होगा कि इसी दौरान हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और उसी के लिए असहयोग प्रस्ताव भी यहाँ पर से पारित हुआ था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न भी आते हैं, तो जरूर इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं 39वें कांग्रेस अधिवेशन पर। ये जो अधिवेशन है ये 1923 में होता है काकीनाडा में। क्या खास बात थी? तो मौलाना मोहम्मद अली साहब एक बार इसकी अध्यक्षता करते हैं, और ये आपके सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो जरूर ध्यान रखिएगा मौलाना मोहम्मद अली जो कि 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। इस दौरान क्या होता है? इस दौरान भी दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन बुलाई जाती है और अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि 1923 में भी आपके 2 सत्र हुए थे। काकीनाडा में मेन वाला आयोजन हुआ था और एक विशेष अधिवेशन दिल्ली में बुलाया गया था। अब चलते हैं 40वें कांग्रेस अधिवेशन पर। तो आप इसको देख करके ही समझ गए होंगे किसके ऊपर है। तो कांग्रेस का जो 40वां अधिवेशन है ये 1924 में होता है। कहाँ पर? कर्नाटक के बेलगाम में। कहाँ पर?
कर्नाटक के बेलगाम में। और इस अधिवेशन की खास बात यह है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उनके द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, महात्मा गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो आपके बेलगाम वाले अधिवेशन की थी, जो कि हुआ था 1924 में। फिर बात करते हैं 41वें कांग्रेस अधिवेशन की। तो ये जो अधिवेशन है ये कानपुर में होता है 1925 में। कब होता है? कानपुर में होता है 1925 में। कौन होती हैं इसकी अध्यक्ष? तो इसकी अध्यक्ष बनती हैं सरोजिनी नायडू जी। कौन बनती हैं? सरोजिनी नायडू जी इसकी बनती हैं अध्यक्ष। इसकी क्या खास बात थी? तो भैया इसकी खास बात ये थी कि जैसे एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भारत से, तो अब आपका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू, क्योंकि एनी बेसेंट हमारे भारत से नहीं थी। तो सरोजिनी नायडू पहली कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 के कांग्रेस के अधिवेशन में। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब चलते हैं 45वें कांग्रेस अधिवेशन पर। ये जो अधिवेशन है ये होता है लाहौर में 1929 में। कब होता है? 1929 में लाहौर में ये अधिवेशन होता है। किसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है? तो हमारे भारत के जो पहले पीएम रहे हैं जवाहरलाल नेहरू साहब, उनके द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। इसी के दौरान पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो हमारा पास होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है उसको पेश किया जाता है 1927 वाले अधिवेशन में। चलिए कमेंट में आप लोग बताइएगा कि 1927 वाला अधिवेशन हुआ कहाँ पर था। लेकिन जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है ये हमारा पास होता है कांग्रेस के अधिवेशन में 1929 में, जो कि हुआ था लाहौर में। और इसी दौरान ये घोषणा की जाती है कि 26 जनवरी 1930 से हर साल हम लोग 26 जनवरी को अपने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इसीलिए आपको पता होगा कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर के तैयार होता है तो उसे हम लोग उसी दिन लागू नहीं करते हैं, उसे हम लोग 26 जनवरी 1950 को करते हैं लागू। तो इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि 26 जनवरी से हम लोग 1930 से अपने देश में आज़ादी का दिन मनाते हुए आए थे। तो बस इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वह इसी अधिवेशन में पास हुआ था। अब चलते हैं 46वें कांग्रेस अधिवेशन पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1931 में ये अधिवेशन कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या खास बात थी? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। उस समझौते का अनुमोदन होता है और हमारे देश में मौलिक अधिकार प्रस्तावों को भी पारित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में होता है, उसका अधिवेशन कांग्रेस के इसी कराची अधिवेशन में किया जाता है। फिर चलते हैं 48वें कांग्रेस अधिवेशन पर। देखिए ये जो कांग्रेस अधिवेशन है ये खास है क्योंकि इसमें हमारे भीमराव अंबेडकर साहब अध्यक्ष चुने गए थे। हालांकि बाद में इसकी जो अध्यक्षता है वो नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, 1933 में कलकत्ता में इसका आयोजन हुआ था और नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। फिर बात करते हैं 51वें कांग्रेस अधिवेशन की। तो ये जो 51वां कांग्रेस अधिवेशन है ये हुआ था फैजपुर में। कब हुआ था? 1937 में। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि फैजपुर कहाँ पर है, चलो बता दो। तो आपको ध्यान रखना है कि फैजपुर आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में आपको फैजपुर देखने को मिलेगा। अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उस समय ये जो अधिवेशन है वो एक गांव में हुआ था। गांव का नाम फैजपुर है और ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखिएगा 1937 का जो अधिवेशन है वो फैजपुर में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं 52वें कांग्रेस अधिवेशन की। जरूर इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो आयोजन है ये हरिपुरा में हुआ था 1938 में और हरिपुरा आपको मिलेगा गुजरात में। तो ध्यान रखेंगे हमारे जो नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस, उनके द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो यहां से बस आपको यही ध्यान रखना है कि 52वां कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो 1938 में होता है हरिपुरा में। हरिपुरा गुजरात में था
और सुभाष चंद्र बोस यानी कि हमारे नेताजी के द्वारा इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। एक और अधिवेशन हम लोग यहाँ पर डिटेल में जानेंगे जो कि 53वां कांग्रेस अधिवेशन है। ये जो अधिवेशन है इसका आयोजन हुआ था त्रिपुरी में 1939 में, और इसका जो आयोजन है ये हुआ था मध्य प्रदेश में। ये आपका बहुत ही ज़्यादा खास है। क्यों खास है? क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो 53वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसमें अध्यक्ष के लिए एक तरफ हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे और जो हमारे महात्मा गांधी साहब थे वो सपोर्ट कर रहे थे पट्टाभी सीतारमैया का। अच्छा, आप देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का उस समय कितना प्रभाव था कि गांधी जी के सपोर्ट के बाद भी जो पट्टाभी सीतारमैया है वो इसमें हार जाते हैं और अध्यक्ष बन जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। फिर आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, गांधी जी को ये अपना गुरु ही मानते थे, तो गांधी जी के निर्देश पर इन्होंने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके फिर से अध्यक्ष बने थे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे नेताजी का प्रभाव उस समय कितना ज़्यादा था। तो ध्यान रखिएगा 1939 में जो त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष इसके सुभाष चंद्र बोस जी ही इलेक्ट हुए थे, लेकिन गांधी जी के निर्देश के बाद में इन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारे महत्वपूर्ण अधिवेशन थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अभी लास्ट में एक बार हम लोग जल्दी से रिवाइज भी करेंगे। तो देख सकते हैं कलकत्ता में सबसे ज़्यादा 9 बार कांग्रेस का आयोजन हुआ था, अधिवेशन हुआ था। 1886 में पहली बार होता है और 1933 में आखिरी बार कलकत्ता में इसका अधिवेशन होता है। दादा भाई नौरोजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने कलकत्ता वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1886 में। फिर लाहौर का जो अधिवेशन होता है 1893 में, उसकी भी ये अध्यक्षता करते हैं और कलकत्ता का जो अधिवेशन है उसकी भी अध्यक्षता करते हैं 1906 में। इसी प्रकार से अगर हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की बात करते हैं तो 1939 में जब हमारे बोस साहब इलेक्ट हुए थे तो उसके बाद में 40 से 46 तक लगातार 6 सालों तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आइए जल्दी से एक बार मैं आपको यहाँ पर टाइमलाइन भी दिखा देता हूँ। पहला जो अधिवेशन है ये 1885 में बॉम्बे में, दूसरा 1886 में होता है कलकत्ता में, तीसरा 1887 में मद्रास में, 1888 का जो है ये इलाहाबाद में होता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 1892 का इलाहाबाद में W.C. बनर्जी करते हैं, 1893 में लाहौर में होता है जिसकी करते हैं दादा भाई नौरोजी। फिर आपका 1896 होता है कलकत्ता में जिसमें आपका पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, रहीमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसी प्रकार से 1905, 1906 और 1907 लगातार आपको तीनों याद रखने हैं। बनारस, कलकत्ता और सूरत गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। 1909 वाला मैंने आपको बताया था कि धार्मिक आधार पर जो निर्वाचन व्यवस्था की गई थी उसका विरोध इसमें हुआ था। ये हुआ था लाहौर में, अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय ने। 1911 दिल्ली दरबार सजता है, कलकत्ता में आयोजन होता है और बिशन नारायण धर के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। फिर 1916 लखनऊ में होता है, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष होते हैं। 1917 कलकत्ता में होता है, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष होती हैं। 1919 वाला मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है और ये होता है अमृतसर में। फिर बात करते हैं 1924 बेलगाम में होता है, गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं। 1925 वाला कानपुर में होता है, सरोजनी नायडू अध्यक्ष होती हैं। 1929 वाला लाहौर में होता है और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। फिर बात करते हैं 1931 की, कराची में होता है, वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष बनते हैं। 1934 वाला होता है बॉम्बे में जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनते हैं। 1938 मैंने आपको बताया गुजरात के हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जी बनते हैं। उसके पहले 37 में फैजपुर में होता है जो कि पहला ग्रामीण आयोजन था, जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर आपका 53वां वाला हो गया त्रिपुरी में जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो JB कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उसके बाद में 48 में पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष बने थे। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, मतलब जल्दी जल्दी हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिया। आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए आप क्या करिए, अगर आपको इसे याद करना है, वैसे मैं ट्रिक वगैरह के बारे में तो बताता भी नहीं हूँ, तो आप क्या करिए, अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को पहले नॉर्मल स्पीड पर देखिए, उसके बाद में 2-3 बार अगर आप लोग देख सकते हैं तो 1.5 या 2x की स्पीड में वीडियो को देख लीजिए, या फिर आज आप देखिए धीरे धीरे, आप 1 दिन बाद या फिर कह सकते हैं 1 हफ्ते बाद और 1 महीने बाद में इसी वीडियो को
भगा के थोड़ा देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं अपनी बात करूं तो मैं चीज़ों को कई बार पढ़ता हूं और उसी के जरिए मैं याद रखने की कोशिश करता हूं। तो समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट में आप लोग जरूर शामिल होइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।